आज बात करेंगे हम अतुल ऑटो की। देखो, अतुल ऑटो के बारे में जो भी इंफॉर्मेशन मैं आपको देने वाली हूँ उसे ध्यान से सुनना और उसको कनेक्ट करने की कोशिश करना। और मैं आपको ये बताने वाली हूँ इस वीडियो में कि कंपनी में आखिर इंटरनली चल क्या रहा है और उस इंफॉर्मेशन से हम एज अ इन्वेस्टर हमारे लिए क्या कंक्लूजन निकाल सकते हैं। सबसे पहले तो आपको इस वीडियो की शुरुआत में ये बता देती हूँ कि मैंने जब इस स्टॉक की एनालिसिस करी, मेरी कोई इन्वेस्टमेंट इस स्टॉक में नहीं है, और मैंने जब इसको एनालाइज किया तो मुझे ये समझ में आ गया कि ये स्टॉक को हमें एक लंबी नज़र से देखना पड़ेगा। लंबी नज़र से मेरा मतलब है कि इसमें एक थोड़ा लंबा समय बनाकर चलना पड़ेगा, तभी हमें एक अच्छे रिटर्न्स मिलेंगे। अब दूसरी बात यहाँ पर सुन लो कि इस स्टॉक के साथ, अतुल ऑटो के साथ, विजय केडिया सर का नाम जुड़ा हुआ है। इस स्टॉक में वो, इस कंपनी में वो सिर्फ एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर नहीं है, और साथ ही साथ वो एज अ डायरेक्टर भी है, तो वो ओनर की निगाह से भी उस स्टॉक को देखेंगे। तो एज अ रिटेलर हमारे ऊपर इन फैक्टर्स का बहुत इम्पैक्ट पड़ता है। क्यों पड़ता है? उसका रीज़न ये है कि भाई उनकी रिस्क की कैपेबिलिटीज़ अलग हैं और हमारी रिस्क कैपेबिलिटीज़ अलग हैं। साथ ही साथ वो उस कंपनी के ओनर हैं और हम इन्वेस्टर हो गए। वो भी इन्वेस्टर हैं हालांकि, लेकिन उनका नज़रिया ओनर की तरफ से भी होगा। दूसरी बात कि उनके अंदर एक पेशेंस लेवल है। क्या आप एक लंबे समय तक इस स्टॉक को होल्ड कर पाओगे? तभी आप इस स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करना। दूसरी बात, इसको बहुत लंबे समय तक होल्ड करना पड़ेगा आपको। मैक्सिमम 10 साल तो आपको रखने ही पड़ेंगे इस स्टॉक के लिए, तभी आप इसको एक लंबी नज़र से देख पाओगे। इस कंपनी के साथ काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स हैं, लेकिन हमारा काम क्या है? हमारा काम तो सिर्फ यही है ना एज अ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर कि कोई कंपनी का फ्यूचर हमें ब्राइट दिख रहा हो और वो उस कंपनी का प्राइस काफ़ी कम प्राइस पर हमें ट्रेड करता हुआ मिल जाए, तो इससे अच्छी अपॉर्चुनिटी क्या है? तो आपको यहाँ समझना पड़ेगा कि अगर आपको कंपनी के साथ ज़्यादा अच्छे रिटर्न्स चाहिए तो आपको इस कंपनी में एक लंबा समय देना पड़ेगा। ये बात आपको समझनी पड़ेगी। अब सबसे पहले कंपनी के प्रोडक्ट को जान लेते हैं। क्या कंपनी के प्रोडक्ट की फ्यूचर में डिमांड रहने वाली है? क्या बनाती है आखिर ये कंपनी? ये कंपनी डीजल, एलपीजी, सीएनजी और पेट्रोल से चलने वाली 3 व्हीलर्स बनाती है। 3 व्हीलर्स में ये ई रिक्शा बनाती है, साथ में आपका ये ऑटो बनाती है, डिलीवरी कार्गो से रिलेटेड 3 व्हीलर्स बनाती है। अब आपको ये बता दूं, कंपनी का सबसे अच्छी बात तो मुझे यहाँ पर ये लगी कि बहुत कम मार्केट कैप होने के बावजूद ये कंपनी जो है कॉम्पिटिटिव भी है। ये ईवी के साथ मार्केट में उतर चुकी है। तो हमें ये समझना पड़ेगा, ये कंपनी जो है ईवी की थीम के साथ चल रही है, तो ये बहुत बड़ी एडवांटेज है एज अ इन्वेस्टर हमारे लिए। देखो, अभी जो मैंने आपको बात बताई ना कि कंपनी कॉम्पिटिटिव है, वो इसलिए बताया कि कंपनी की मार्केट कैप बहुत कम है, उसके बावजूद ये ईवी के साथ मार्केट में उतर चुकी है। तो इसका मतलब ये हुआ सीधा सीधा एज अ इन्वेस्टर हमारे लिए कि कंपनी का मैनेजमेंट जगा हुआ है। ये बात हमें समझनी पड़ेगी। दूसरी बात मैं आपको बता दूं कि हमारा भारत उन सभी बड़े देशों में अपना नाम रखता है जो कि 3 व्हीलर्स का एक बड़े पैमाने पर, मतलब बड़े लार्ज स्केल पर प्रोडक्शन करता है। करीब 14 लाख यूनिट जो है भारत एवरी ईयर प्रोड्यूस करता है 3 व्हीलर्स की, जिसमें कि हमारी जो डोमेस्टिक नीड है वो 7.5 लाख है, जिसमें कि कोविड की मार भी पड़ चुकी है। कोविड की मार नहीं पड़ी होती ना तो ये फिगर्स कहीं और ही देखने को आपको मिलती। एक बात और है यहाँ पे कि अगर हमारी डोमेस्टिक नीड 7.5 लाख है तो बाकी यूनिट्स कहाँ जा रही है? बाकी यूनिट जाहिर सी बात है एक्सपोर्ट ही हो रही है। तो अतुल ऑटो का क्या कंट्रीब्यूशन है इस एक्सपोर्ट में, ये आगे की वीडियो में हम जानेंगे। देखो, अब सबसे पहले हम इसके मार्केट को समझेंगे, क्योंकि जिस तरीके का ये प्रोडक्ट बनाती है, 3 व्हीलर्स बनाती है, व्हीकल्स बनाती है, तो हमें इसके मार्केट को समझना बहुत ज़रूरी है। तो हम इसकी मार्केट को समझेंगे इस तरीके से कि देखो, ये जो अर्बन एरियाज होते हैं और जो मेट्रो सिटीज़ होते हैं, वहाँ पर क्या है, लार्ज कॉमर्शियल व्हीकल्स जो होते हैं उनकी एंट्री रिस्ट्रिक्ट कर दी गई है, इसीलिए 3 व्हीलर्स की इंपॉर्टेंस बढ़ती जा रही है। तो आपको समझना पड़ेगा, अतुल ऑटो सिर्फ 3 व्हीलर्स में डील करता है, तो इसकी इंपॉर्टेंस बढ़ रही है। दूसरी बात यह है कि ज़्यादातर जो 3 व्हीलर्स का यूज़ होता है वो एफएमसीजी में, फार्मा में, रिटेल में और कंस्ट्रक्शन में यूज़ होता है। तो यहाँ जो, जिसमें कि अगर हम सिर्फ एफएमसीजी को उठाकर देखें ना, तो सबसे ज़्यादा यूज़ एफएमसीजी के लिए ही यूज़ होता है। इसका रीज़न ये है कि जो छोटे छोटे टाउन्स हैं या फिर छोटे छोटे सेमी अर्बन एरियाज़ हैं, वहाँ पर लोग अपनी कंज्यूमर गुड्स को इधर से उधर करने के लिए ज़्यादातर जो है इसी का यूज़ करते हैं 3 व्हीलर्स का, क्योंकि कॉस्ट इफेक्टिव भी होती है साथ ही साथ। अब तीसरी बात ये थी कि डिमांड इनकी इसीलिए बढ़ रही है कि काफ़ी सारे जो सिटीज़ हैं, मेट्रो सिटीज़ हैं, वहाँ पर उनकी सिटी के अंदर जो है एंट्री रिस्ट्रिक्ट कर दी गई है कॉमर्शियल लार्ज व्हीकल्स की। तो अब जाहिर सी बात है जो 3 व्हीलर्स की है ये बढ़ेगी आगे फ्यूचर में, ये रिस्ट्रिक्शन बढ़ने वाली है, ये तय है। इकोनॉमी के हिसाब से भी देखें तो ये तय है।
अब यहाँ पर चौथी बात ये भी है नोटिस करने वाली कि अगर हम पैसेंजर सेगमेंट की बात करें तो इनकी इंपॉर्टेंस इसलिए बढ़ रही है कि भाई आने वाले इकोनॉमी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो जो है ये हमारे जो रूरल एरियाज हैं और सेमी अर्बन एरियाज हैं वहाँ पर इसकी डिमांड रहनी है ऑटो रिक्शा की और ई रिक्शा की। अब हम इसके एक्सपोर्ट मार्केट की बात करते हैं। अगर हम इसके एक्सपोर्ट मार्केट की बात करें तो जो अतुल ऑटो है वो एक्सपोर्ट भी करता है, और जो एक्सपोर्ट में आपको बता दूं कि ये उन कंट्रीज़ में एक्सपोर्ट करता है वहाँ पे ज़्यादा नीड है। इसके जो 3 व्हीलर्स की जो नीड है वो उन कंट्रीज़ में ज़्यादा है जहाँ पर कि कंट्री डेवलपिंग कंट्री की स्टेज में है या फिर अंडर डेवलप्ड है, जैसे कि बांग्लादेश, श्रीलंका और कुछ अफ्रीकन कंट्रीज़ भी हैं, साथ में नेपाल वगैरह भी हैं। मैं स्क्रीन पर नाम दे दूंगी, आप उसमें देख लेना कि कहाँ। और ये इन्होंने ना वहाँ पर जो कंट्रीज़ के नाम मैं स्क्रीन पर दूंगी उन सभी जगह इन्होंने अपना एक नेटवर्क बना रखा है, एक डीलर्स बना रखे हैं। तो आपको यहाँ समझना पड़ेगा कि कंपनी की इंपॉर्टेंस यहाँ पे बढ़ जाती है क्योंकि कंपनी इंटरनेशनली अभी एक्सपोर्ट करती है। दूसरी बात यह है कि इनके जो नेटवर्क है ना, आप कनेक्टिविटी नाम दूंगी तो आप देखना इनकी नेटवर्क सभी देशों में एक नेटवर्क बना रखा है। कंपनी ने काफ़ी अच्छी रीच है इनकी एक्सपोर्ट के मार्केट में। तो आपको यहाँ समझना पड़ेगा कि फ्यूचर में ये एक्सपोर्ट पे एक अच्छे लीडर साबित हो सकते हैं एक्सपोर्ट पे अगर ये ध्यान दे तो, क्योंकि इनकी रीच बहुत अच्छी है, वहाँ पे हर जगह इनका अच्छा नेटवर्क बना हुआ है। तो यहाँ कंपनी की इंपॉर्टेंस बढ़ रही है। पर हम डोमेस्टिक मार्केट में मतलब इंडियन मार्केट में इनकी रीच की बात करें ना तो 320 प्लस पैन इंडिया बेसिस डीलर है इनके पास। दूसरी बात 3 व्हीलर्स में जो फ्रंट में इंजन लगा होता है व्हीकल्स में, उसमें तो उसमें तो ये मार्केट लीडर साबित होता है। तीसरी बात, अगर इसकी प्राइसिंग स्ट्रेटेजी देखें तो बाकी कॉम्पिटिटर्स के मुकाबले अतुल ऑटो अपने प्रोडक्ट को काफ़ी सही रेट पर मार्केट में अवेलेबल करा रहा है, जिसका फ़ायदा ये है कि वो उन सभी लोगों को टैप कर सकता है जो कि ज़्यादा एक्सपेंसिव प्रोडक्ट को अफोर्ड नहीं कर सकते। तो इनका मार्केट कवरेज एरिया है वो ज़्यादा हो सकता है। ये बात आपको समझ के चलनी पड़ेगी। इस कंपनी में इन्वेस्टमेंट करने से पहले 2 चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है, 2 ही थीम है जिसकी वजह से हम इस स्टॉक को अपने लिए अपने पोर्टफोलियो में एक लंबे समय के लिए ऐड कर सकते हैं। एक तो एक्सपोर्ट, दूसरी बात है कि ईवी के। देखो अभी तक जो इन्फॉर्मेशन मैंने आपको दी उसके बाद ये तो तय है कि जो ये प्रोडक्ट बना रही है कंपनी उसकी मार्केट में डिमांड रहनी तय है और डिमांड बढ़नी भी तय है, क्योंकि जैसे हमारी इकोनॉमी मैन्युफैक्चरिंग की तरफ दौड़ लगा रही है तो हमें ये समझना पड़ेगा कि इसके प्रोडक्ट की डिमांड बढ़नी तय है मार्केट में, क्योंकि ये 3 व्हीलर्स बनाती है। अब यहाँ समझने वाली बात यह है कि अब मैनेजमेंट क्या कर रहा है। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया कि इस कंपनी में इन्वेस्टमेंट करने के लिए 2 थीम ही हमारे लिए काफ़ी हैं, एक तो एक्सपोर्ट और दूसरा है ईवी। तो कंपनी का कहना है, देखो अब मैनेजमेंट क्या कर रहा है, मैनेजमेंट का कहना है कि इनके पास ईवी में 2 कैटेगरी हैं, L3 जिसको ये मार्केट में पिछले 2 साल से बेच रहे हैं और इन्हें अच्छा रिस्पांस मिला है, और दूसरी कैटेगरी है L5 जिसको इन्होंने कुछ लोगों को प्रोवाइड कराया है तो इन्हें एक अच्छा रिस्पांस मिला है, पॉजिटिव आउटलुक मिला है। तो अब ये उस प्रोडक्ट को भी जल्दी ही मार्केट में लेकर आएंगे, मतलब उसको लॉन्च कर देंगे जल्दी, लेकिन इन्होंने उसके लिए टाइमलाइन नहीं दी कि ये कब तक लॉन्च करेंगे उसको। दूसरी बात कि कंपनी ने लास्ट क्वार्टर में लॉस बुक कर दिया है। अगर आप इसकी फाइनेंशियल रिपोर्ट्स को देखेंगे, चेक करेंगे तो आपको पता चलेगा कि कंपनी फाइनेंशियली बिल्कुल भी स्ट्रांग नहीं है। आपका दिल नहीं करेगा इस कंपनी में इन्वेस्टमेंट करने के लिए, लेकिन अगर आप एक लंबी नज़र रखते हो और आपको एक थोड़ा अच्छा आइडिया है मार्केट के फ्यूचर को एंटिसिपेट करने का, तो आप इस स्टॉक को एक लंबे समय तक होल्ड कर सकते हो। देखो एक्सपोर्ट की बात कर लेते हैं तो कंपनी का कहना है कंपनी अभी 10% एक्सपोर्ट करती है और मीडियम टू लॉन्ग टर्म की बात करें तो 20 से 25% की ग्रोथ ये लोग देख सकते हैं एक्सपोर्ट में। तो यहाँ पर ये तो समझ में आ रहा है कि एक्सपोर्ट है इनकी निगाह में, एक्सपोर्ट पे ये फोकस करेंगे आने वाले वक्त में। दूसरी बात इनका ये भी कहना है कि जो कंपनी की प्रोडक्शन कैपेसिटी है वो है 1.2 लाख यूनिट्स की। तो आपको यहाँ समझना पड़ेगा कि प्रोडक्शन कैपेसिटी भी इन्हें हालांकि बढ़ाने की ज़रूरत है, लेकिन अभी कंपनी अपनी जो खुद की प्रोडक्शन कैपेसिटी है उसी को यूटिलाइज नहीं कर पा रही है, तो आगे उसे बहुत मेहनत करनी है इस चीज़ के लिए। तो कंपनी का कहना है कि जो कंपनी है बहुत ही जल्दी अपनी प्रोडक्शन कैपेसिटी को यूटिलाइज करेगी। तो इसका मतलब यही समझना है आपको एज अ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर कि कंपनी की जो अभी प्रोडक्शन कैपेसिटी है वो उसी को यूटिलाइज नहीं कर पा रही है, तो इसमें कंपनी को समय लगेगा।
अभी ये स्टॉक आपको ज़्यादा ऊपर जाता हुआ नज़र नहीं आएगा, ये मैं आपको अभी भी बता दे रही हूँ। हो सकता है कहीं ओवरबोट हो जाए या अप ट्रेंड पकड़ ले मार्केट की वजह से स्टॉक थोड़ा, लेकिन ये फिर दोबारा नीचे ज़रूर आएगा क्योंकि इसको अभी रिकवरी में टाइम लगेगा और साथ ही साथ इसने लॉस भी बुक कर दिया है। तो ये बात आपको समझ के चलनी पड़ेगी, ये स्टॉक बहुत जल्दी आपको एक अप ट्रेंड में नज़र नहीं आने वाला है। कंपनी अभी एक स्ट्रगलिंग के फेज में है तो उसको रिकवर होने में टाइम लगेगा। आपके लिए एज ए इन्वेस्टर ये कहना चाहूँगी कि आप अपनी पोजीशन को इस तरीके से बनाएं, अगर इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो तो अपने नज़रिए को इस तरीके से बनाएं कि स्टॉक यहाँ से करेक्ट होता है तो इसमें एक लॉन्ग पोजीशन बनाने में कोई दिक्कत नहीं है इस कंपनी में, क्योंकि कंपनी अभी इनिशियल फेज में है। दूसरी बात की कंपनी का ये भी कहना है कि ईवी के जो मार्केट में, जब ये ईवी के प्रोडक्ट को बहुत जल्दी मार्केट में लेकर आ रहे हैं तो ये बहुत ही जल्दी अर्बन एरियाज़ को कवर कर लेंगे, अर्बन एरियाज़ का जो मार्केट शेयर है उसको जल्दी पकड़ लेंगे। और दूसरी बात कि ईवी की साइड, अगर दूसरी साइड देखें तो इनका कहना है कि हम ओवरसीज मार्केट में भी अपनी अपॉर्चुनिटी को तलाश करना शुरू कर दिया है। तो ये समझना पड़ेगा आपको कि कंपनी वक्त लेगी, ये अभी इनिशियल फेज में है ईवी के, तो ये वक्त लेगी। लेकिन हाँ, ये एडवांटेज इनके पास है, जैसा मैंने पहले कहा कि प्राइस इनके बहुत सही है, तो इस वजह से इनके पास ये बहुत बड़ी एडवांटेज है कंपनी के। कंपनी के अब कुछ फाइनेंशियल्स देख लेते हैं, क्योंकि कंपनी जिस तरीके का काम करती है, प्रोडक्ट बनाती है, तो उसमें सेल्स को देखना बहुत मैटर करता है। तो अब 2021, 22 और 23 की सेल्स अगर आप देखोगे तो लगातार बढ़ी है, लेकिन 2022 के बाद 23 में इनकी सेल्स ने एक अच्छा जंप करके दिखाया है। दूसरी बात कि क्वार्टरली अगर इनके रिजल्ट देखें तो क्वार्टरली भी इनके रिजल्ट अच्छे ही रहे हैं, लेकिन अब इस क्वार्टर में इन्होंने लॉस बुक कर दिया। लेकिन कंपनी का इस पर कहना है कि उनके कुछ लीगल कॉम्प्लिकेशंस थे जिसकी वजह से कंपनी अपनी सेल्स नहीं कर पाई। साथ ही साथ इन्होंने कुछ रिपोर्ट्स में, सेबी को अपनी कुछ रिपोर्ट्स में ये भी बताया है, मैं आपको फिगर्स स्क्रीन पर दिखा दूंगी, आप देख लेना कि कितनी कितनी यूनिट्स इनकी सेल हुई है और कितना माइनस में गया है, ये आपको मैं दिखा दूंगी। तो आपको अब यहाँ ये समझना पड़ेगा, देखो अगर हम प्रॉफिट की बात करें ना, तो प्रॉफिट को अगर ले ले तो इन्होंने लगातार 21-22 में लॉस बुक किया है कंपनी ने लगातार, और 23 में प्रॉफिट करके दिखाया है, और अब इन्होंने फिर से एक लॉस क्वार्टर 1 में कर दिया। तो जाहिर सी बात है कि अब ये जो क्वार्टर 21 में भी लॉस बुक किया नेट प्रॉफिट में, इन्होंने फाइनेंशियल ईयर में 22 में भी लॉस किया, अब इन्होंने क्वार्टर 1 में 23 में फिर से एक लॉस करके दिखा दिया। तो कंपनी का मैं अभी भी कहूँगी कि कंपनी बहुत अच्छा काम कर रही है, कंपनी बहुत कॉम्पिटिटिव है और कंपनी का मैनेजमेंट बहुत अच्छा है, एवरीथिंग इज़ गुड। लेकिन अगर आप इस कंपनी को 10 साल दे सकते हो तो ही आप इस कंपनी को एक लंबी नज़र से देखना, अपना नज़रिया बनाना इस कंपनी के लिए। मैं आपको पहले ही बता देती हूँ कि कंपनी को काफ़ी कॉम्पिटिटिव होने की ज़रूरत है मार्केट में, अपने आप को साबित करने के लिए अदर कॉम्पिटिटर से, ये बात आपको समझनी पड़ेगी। साथ ही साथ आपको ये भी बता दूँ कि अगर आपने इस स्टॉक को इसलिए ख़रीदा है कि इसमें विजय केडिया सर की इन्वेस्टमेंट है, तो आपको वैसी निगाह भी बनानी पड़ेगी, आपको वैसे ही इस स्टॉक को देखना भी पड़ेगा, उतना पेशेंस रखना पड़ेगा, उतने लंबे समय तक रखना पड़ेगा। आपकी नॉलेज के लिए बता दूं, 2022 में विजय केडिया सर ने इस स्टॉक में अपनी एंट्री दोबारा बनाई है, एक बार वो एंट्री लेने के बाद एक बार एग्जिट कर चुके हैं इस स्टॉक से। तो ये बात आपको समझनी पड़ेगी, आपको कहीं भी किसी भी स्टॉक के साथ इमोशनल नहीं होना है, आपको ये समझना है कि आप उसको वैसी नज़र से देख सकते हो, क्या आप उतना रिस्क ले सकते हो, क्या आप उतना टाइम दे सकते हो, उसी हिसाब से आप इस स्टॉक को अपने पोर्टफोलियो में ऐड करना। बाकी मैं एक चीज़ और बोलना चाहूँगी कि मैं सेबी रजिस्टर्ड एडवाइज़र नहीं हूँ, तो आप अपनी इन्वेस्टमेंट किसी भी स्टॉक में करने से पहले, किसी भी स्टॉक से निकालने से पहले अपनी बुद्धि का यूज़ ज़रूर करना, अपनी एनालिसिस ज़रूर करना। आज की वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी है तो प्लीज़ लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और जल्दी मिलती हूँ एक नए स्टॉक के साथ, एक नई एनालिसिस के साथ। बाय बाय, टेक केयर।